हेलो बीएससी के कमांडोज, इस लेक्चर में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और आई होप कि आपको जो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो पढ़ा था, ठीक है बेटा, उसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया था, मूल शीर्ष के क्षेत्रों को अपन ने पढ़ लिया था और इसके साथ ही मूल रोम की संरचना की हमने स्टडी कर ली थी अच्छे से। तो अब हम इस लेक्चर में जड़ की आंतरिक संरचना या मूल की आंतरिक संरचना को पढ़ने वाले हैं। मूल की या जड़ की आंतरिक संरचना की स्टडी इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो जड़ की या मूल की आंतरिक संरचना, ठीक है बेटा, जड़ की या मूल की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो सामान्य जो आंतरिक संरचना है उसकी स्टडी हम करने वाले हैं। जड़ की सामान्य आंतरिक संरचना को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इस यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो बेटा यहाँ पर जिस प्रकार की जो जड़ है, हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में दो प्रकार के प्लांट होते हैं, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो यहाँ पर हम द्विबीजपत्री प्रकार की जड़ की आंतरिक संरचना पढ़ने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर डाइकोट रूट को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, मोनोकोट रूट की स्टडी हम हमारी जो यूनिट थर्ड है इसी पेपर की, उसके अंदर वहाँ पर द रूट सिस्टम के नाम से हमारा पूरा का पूरा एक टॉपिक है, वहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर इनकी तुलना भी कर लेंगे कि मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट की आंतरिक संरचना में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं जड़ की आंतरिक संरचना। बेटा यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं जड़ या तने की आंतरिक संरचना की, तो यहाँ पर हमेशा हमें TS सेक्शन का उपयोग करना होता है, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाता है। जड़ या तने की जब आंतरिक संरचना की स्टडी करनी होती है तब अपन को कौन सा सेक्शन काटना होता है, कौन से प्रकार का सेक्शन होता है, TS प्रकार का सेक्शन। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि ये जड़ है तो हमेशा ये से काटा जाएगा, मैंने समझा दिया था। एक तो होता है बेटा अनुप्रस्थ काट और एक होती है अनुदैर्घ्य काट, यानी कि LS, और क्या बताया था मैंने, LS और TS के बारे में बता चुका हूं पहले में बेटा। तो यहाँ पर हमेशा जब तने की और जब जड़ की बात करेंगे तब हम कौन सा काट काटेंगे बेटा, कौन सा, अनुप्रस्थ काट। तो यहाँ पर क्या होता है, अनुप्रस्थ काट काटे जाते हैं बेटा, किसकी स्टडी करने के लिए, जड़ या तने की स्टडी करने के लिए। फिर इनको बेटा क्या है, होता ये है कि पतली पतली स्लाइस से काट ली जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इसको मान लिया जाए, एज्यूम कर लो बेटा कि ये जड़ है, ठीक है ना, जड़ है या फिर ये तना है, तो इसको मैं कैसे काटूंगा बेटा, ऐसे काटूंगा। तो यहां से अगर इस तरह से कट लगाया जाए और ऐसे काटा जाए तो इसकी बिल्कुल पतली पतली स्लाइस से काट ली जाती है। आपने थोड़ा सा लेबोरेटरी में काम भी किया होगा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के अंदर, ठीक है ना बेटा। तो वहां पर क्या होता है, पतली पतली स्लाइस से काट ली जाती है। फिर यहाँ पर क्या होता है, सेफ्रेनिन से अभिरंजित किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसको किस पे लिया जाता है बेटा, कांच की स्लाइड पे लिया जाता है। लेने के बाद ग्लिसरीन वगैरह से क्या करते हैं, उसको स्टे किया जाता है और वहां पर फिर किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसे, इस संरचना को जो जड़ की हो या तने की हो उसकी आंतरिक संरचना की स्टडी की जाती है। तो अगर मैं इसकी स्लाइस से काटूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट दिखाई देगा ना बेटा, ये वाला गोलाकार पार्ट, तो ये गोलाकार पार्ट ही होता है बेटा। इस तरह से ये जो गोलाकार है ना, ऐसा कैसे पार्ट होता है जिसको अपन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। अब सामान्य रूप से जब अपन जड़ की बात करते हैं, अब अपन अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, तो डाइकोट जो रूट होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा, हमें 5 भाग दिखाई देते हैं। डाइकोट रूट के अंदर 5 भाग दिखाई देते हैं। और जब जड़ की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं तो अपन कौन सी काट लेते हैं, जड़ की TS लेते हैं बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन का यूज करते हैं। जड़ की TS यानी कि अनुप्रस्थ काट काटते हैं जड़ की और फिर इसकी आंतरिक संरचना की स्टडी की जाती है। तो बेटा यहाँ पर स्टडी करते हैं ना, तो यहाँ पर अपन को 5 भाग दिखाई देते हैं, 5 प्रमुख भाग दिखाई देते हैं जड़ की आंतरिक संरचना में। अब ये बिल्कुल अपन को सीक्वेंस में स्टडी करनी है बेटा। इसकी परिधि से केंद्र की तरफ चलते हैं ना तो 5 भाग दिखाई देते हैं। तो परिधि से केंद्र की ओर जाने पर अपन को कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, 5 भाग। कौन कौन से बेटा, फर्स्ट बात कर लेते हैं एपिब्लेमा की। एपिब्लेमा जिसे कहते हैं अपन मूलीय त्वचा, ठीक है ना। सामान्य रूप से जो अभी जैसे कि तने की जो एपिडर्मिस होती, तने की जो बाह्य त्वचा होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, जबकि जो जड़ की जो
बाह्य त्वचा होती है उसको एपिब्लेमा के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर आप अपन बात करें बेटा एपिब्लेमा के नाम से भी इसे भी कह सकते हैं एपिब्लेमा, है ना। जड़ की जो बाह्य परत है उसको एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जड़ की जो बाह्य परत है उसको किसके नाम से जाना जाता है? एपिब्लेमा के नाम से, मूलीय त्वचा के नाम से जाना जाता है। इसको एपिडर्मिस भी कहा जा सकता है, लेकिन अपन क्या कहेंगे अच्छे बच्चे क्या कहेंगे उसे? एपिब्लेमा कहेंगे, मूलीय त्वचा कहेंगे, ठीक है ना बेटा। इसके साथ ही इसको पिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। पिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है बेटा पिलीफेरस लेयर या रोमिल परत, ठीक है। रोमिल परत भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रोमिल परत। क्यों कहते हैं अभी समझ लेंगे। तो दो नाम हो गए मूलीय त्वचा के, क्या दो नाम कौन कौन से? एक तो एपिब्लेमा भी कहते हैं और पिलीफेरस, यानी कि दो नामों से जानी जाती है इसकी बाहर की तरफ जो आवरण है या बाहर की तरफ जो त्वचा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें एपिब्लेमा के बाद बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट रीजन है, यानी कि परिधि से केंद्र की तरफ जा रहे हैं। तो एपिब्लेमा के बाद क्या आता है? तो यहाँ पर आता है कोर्टेक्स वाला क्षेत्र। क्या आता है बेटा? कोर्टेक्स वाला क्षेत्र, जिसे कहते हैं वल्कुट क्षेत्र, ठीक है, वल्कुट वाला भाग। और इसके बाद अगर बात करें तो आता है एंडोडर्मिस वाला क्षेत्र, एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस। अच्छे समझ लेंगे एक एक करके। एंडोडर्मिस यानी कि अंतःत्वचा वाला क्षेत्र, ठीक है ना। इसके बाद आता है, ठीक है, वैसे भी स्टडी एक एक की करनी है अपन को अच्छे से, तो मैं बाद में ही लिख देंगे हिंदी में, ठीक है ना। एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरीसाइकल वाला रीजन, जिसे परिरम कहते हैं, पेरीसाइकल यानी कि परिरम। और इसके बाद आता है वेस्क्यूलर जोन वाला रीजन, वेस्क्यूलर जोन वाला यानी कि जहां पर संवहन का कार्य होता है, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कितने क्षेत्र, कितने भाग दिखाई देते हैं? यहाँ पर मुख्य रूप से 5 भाग दिखाई देते हैं। किसकी काट में? डाइकोट की टीएस में, ठीक है ना। डाइकोट जो जड़ होती है उसकी अनुप्रस्थ काट में, ठीक है ना। और किसकी सहायता से स्टडी की जा रही है? सेफ्रेनिन से अभिरंजित कर कुरा के, किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अब सबसे पहले बात करते हैं एपिब्लेमा या पिलीफेरस या रोमिल परत की, ठीक है ना। तो सबसे भारी परत होती है बेटा, ये जो परत होती है सबसे भारी होती है, क्या कहलाती है? एपिब्लेमा, ठीक है, एपिब्लेमा या मूलीय परत कहलाती है। अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो बेटा एक स्तरीय परत होती है। क्या होती है? एक स्तरीय, यानी कि एक लेयर होती है इसकी, एक स्तरीय परत होती है। और ये किससे बनी होती है? ढोलकाकार कोशिकाओं से बनी होती है। दिख रही होगी बेटा ढोलक के समान ढोलकाकार कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है बेटा? ढोलकाकार, इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, ढोलकाकार कोशिकाएं, ठीक है ना। और ये आपस में सटी हुई होती है। आपस में क्या होती है बेटा? ये आपस में पास होती है। तो यहाँ पर क्या अनुपस्थित होंगे? ICS अनुपस्थित होते हैं यहाँ पर। अब ये ICS क्या बना है? ये ICS अनुपस्थित। इंटरसेल्यूलर स्पेस, क्या कहते हैं इसको? इंटरसेल्यूलर स्पेस के नाम से जाना जाता है। ICS का मतलब होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतराकोशिकीय अवकाश। क्या बोलते हैं? अंतराकोशिकीय अवकाश, ठीक है, अंतराकोशिकीय अवकाश यानी कि कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला गैप, ठीक है ना। अंतराकोशिकीय अवकाश पाया या अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। यहाँ पर क्या होता है? अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता, क्योंकि ये ढोलकाकार कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती है, पास होती है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो ICS अनुपस्थित। इसके बाद बात करें कि जो एपिब्लेमा होती है, एपिब्लेमा में रंध्रों का, किसका? स्टोमेटा वगैरह रंध्र नहीं पाए जाते हैं। और उपत्वचा यानी कि क्यूटिकल, इंग्लिश में बोलते हैं उपत्वचा को क्यूटिकल, इसका क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है ना। रंध्र यानी कि स्टोमेटा और उपत्वचा यानी कि क्यूटिकल का यहाँ पर क्या होता है बेटा? जड़ों के अंदर अभाव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जबकि अगर तने की बात करें तो वहां पर रंध्र पाए जाते हैं, लेंटिसेल यानी कि वात रंध्र पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो वहां पर जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर वात रंध्र, ठीक है ना, लेंटिसेल से बने हुए वात रंध्र पाए जाते हैं। और उपत्वचा भी पाई जाती है, क्यूटिकल भी पाई जाती है। लेकिन जैसे ही जड़ में बात करते हैं तो यहाँ पर एपिब्लेमा में रंध्रों का अभाव होता है, प्लस उपत्वचा भी नहीं पाई जाती। तो ये दोनों के दोनों अनुपस्थित होते हैं बेटा। जो उपत्वचा होती है ना, क्यूटिकल, ये क्यूटीन नामक जो पदार्थ होता है वो बाहर की तरफ, बाहरी परत की तरफ, जैसे कि ये ढोलकाकार कोशिका है ना, अगर ये तने की बात करते हैं अपन तो ये एपिडर्मिस कहलाती। तो एपिडर्मिस की जो कोशिका है, ढोलकाकार कोशिका, उसकी बाह्य स्तर पर यानी कि बाह्य भित्ति पर किसका जमा हो जाता है? क्यूटीन नामक
क्यूटीन नामक पदार्थ का वैक्सी पदार्थ होता है, मोम के समान पदार्थ होता है, ठीक है ना, उसका पूरा का पूरा रेगुलर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, तो एक एक्स्ट्रा परत बन जाती है ना बेटा, उस परत को ही क्या कहते हैं, उपत्वचा। यानी कि ये क्यूटिकल का निर्माण किससे होता है, क्यूटीन का। जब तने की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। तो यहाँ पर रंध्र और उपत्वचा का क्या होता है, यहाँ पर अभाव होता है जड़ के अंदर, ठीक है ना। और एक चीज और, मूल रोम बनते हैं बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, रूट हेयर पाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज है, मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम क्या होते हैं बेटा, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक कोशिकीय क्या पाए जाते हैं, मूल रोम की संरचना प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, तो यूनिसेलुलर प्रकार के एक कोशिकीय प्रकार के मूल रोम पाए जाते हैं। अगर और बात करूं तो मूल रोम का निर्माण देखो एपिबिलेमा की कौन सी कोशिकाओं से होता है, नाम क्या है बेटा, बताया था, एपिबिलेमा या एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन अगर अच्छे तरीके से बोले तो इसको यहाँ पर एपिबिलेमा कहना ही सही रहेगा। तो जड़ की जो बाह्य परत होती है आंतरिक संरचना में, तो उसको एपिबिलेमा कहना ही सही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बता दो बेटा, कौन सी कोशिका होती है वो, ट्राइकोब्लास्ट कोशिका। वेरी गुड, ट्राइकोब्लास्ट, ठीक है। तो वो जो ट्राइकोब्लास्ट कोशिकाएं होती है, ट्राइकोब्लास्ट कोशिकाएं होती है, उनसे किसका निर्माण होता है, मूल का निर्माण होता है। तो ट्राइकोब्लास्ट कोशिकाओं से मूल का निर्माण होता है, यानी कि एपिबिलेमा की वह कोशिकाएं जिनसे एक कोशिकीय मूल रोम का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, ट्राइकोब्लास्ट कोशिकाएं, है ना बेटा। एपिबिलेमा की कोई ढोलकाकार कोशिकाएं हो जाती है, वो क्या कर जाती है, परवर्ध के रूप में वृद्धि कर जाती है आगे की तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाती है, क्या बन जाती है बेटा, मूल रोम का निर्माण कर लेती है। अपन अच्छे से पढ़ के आए थे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अपन ने ये एपिबिलेमा की बात कर ली है। तो ये बाह्य सुरक्षात्मक परत होगी ना, सबसे बाहर पाई जा रही है, तो ये बाह्य सुरक्षात्मक परत होती है, एक स्तरीय होती है, ढोलकाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। आईसीएस यहाँ पर यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाए जाते। रंध्र और उपत्वचा का भी क्या होता है, अभाव होता है। मूल रोम यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। कौन सी कोशिकाओं से बनते हैं, ट्राइकोब्लास्ट सेल से बनते हैं। तो ये अपन ने बात कर ली बेटा एपिबिलेमा की। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अपन बात करते हैं, देखो ये एपिबिलेमा में क्या पाया जा रहा है बेटा, ट्राइकोब्लास्ट सेल से निर्मित रूट हेयर पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये रूट हेयर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एपिबिलेमा पर, तभी तो इसको रोमिल परत, है ना, पीलीफेरस कहा था ना, रोमिल परत भी कहते हैं मूलीय त्वचा को, ठीक है ना, एपिबिलेमा को। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, अंदर आ जाते हैं, कोर्टेक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। कोर्टेक्स यानी कि यहाँ पर बात करेंगे वल्कुट की, अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कोर्टेक्स या वल्कुट। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र, ठीक है ना, सबसे बड़ा क्षेत्र होता है आंतरिक संरचना में, जड़ की आंतरिक संरचना का सबसे बड़ा क्षेत्र यही होता है। कौन होता है बेटा, वल्कुट वाला क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। और गोलाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन सी कोशिकाओं से, देखो गोलाकार या अंडाकार कोशिकाएं हैं, तो यहाँ पर गोलाकार अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। जब ये कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार होगी तो यहाँ पर आईसीएस उपस्थित होंगे, यानी कोशिकाओं के बीच में क्या अवकाश बनेंगे ऑफिशियली, क्योंकि गोलाकार होती है ना। देखो अपन देखो इकट्ठा करते हैं गोलाकार कोशिकाओं को, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये गोलाकार कोशिकाएं इकट्ठे करी तो बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर गैप बनेंगे, क्योंकि गोलाकार या अंडाकार है, तो इन गैप को क्या बोलते हैं, आईसीएस। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी कि आईसीएस क्या होती है बेटा, उपस्थित होती है। ये भी याद रखना कि अंतराकोशिकीय अवकाश यहाँ पर पाए जाते हैं। और कोर्टेक्स वाला सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, गोलाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और ये जो कोशिकाएं होती है, अगर मैं बात करूं तो ये मरदूत की कोशिकाएं होती है, मरदूत की कोशिकाएं, मरदूत की कोशिकाएं क्या होती है, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। क्या होती है बेटा, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। सामान्यतः इन कोशिकाओं में विभाजन नहीं पाया जाता, विभाजन नहीं करती, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, चोट लग जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, ये क्षेत्र एपिबिलेमा हट जाए, तो फिर ये कोर्टेक्स वाली कोशिकाएं क्या होती है, विभाजन करके वापस से एपिबिलेमा का निर्माण कर लेती है। तो विशेष परिस्थितियों में ये विभाजन कर सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में विभाजन नहीं करती है। तो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। अब और एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं अवर्णी लवक। किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा, इसके अंदर अवर्णी लवकों का अवर्णी लवक उपस्थित होते हैं। किसके अंदर अवर्णी लवक, इन कोशिकाओं, ये जो गोलाकार कोशिकाएं दिख रही है ना, इनके अंदर अवर्णी लवक उपस्थित होते हैं, अवर्णी लवक, ठीक है ना बेटा। प्लास्टिड को अपन ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, प्लास्टिड लवकों के बारे में। 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखो बेटा, हरित लवक होता है, वर्णी लवक होता है और अवर्णी लवक होता है। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक, वर्णी लवक का मतलब क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन से प्लास्ट पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होता है।
जाता है। और इन ल्यूकोप्लास्ट के अंदर वहां पर बात कर ली थी, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों के संग्रह का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर बेटा स्टार्च का संग्रह पाया जाता है, ठीक है ना। किसका संग्रह पाया जाता है? स्टार्च का, ठीक है ना। अगर तिलहन फसलों की बात करूं, जैसे कि बेटा तिल्ली का बीज है, सोयाबीन के बीज है और सरसों के बीज है, तो वहां पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। और उस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर किसका संग्रह होगा? तेल का होगा ना बेटा, ऑयल का संग्रह होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं पोटैटो की, आलू की, तो वहां पर जो आलू है ना भाई, तना है बेटा, वो रूपांतरित तना, तो उस आलू के अंदर, उस आलू की जो कोशिकाएं होंगी, और उन कोशिकाओं के अंदर अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर किसका जमा होगा? वहां पर स्टार्च का, ठीक है ना। आलू के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? स्टार्च। तो यहाँ पर भी क्या होता है? अवर्णी लवक पाई जाती है इन कोशिकाओं के अंदर, अवर्णी लवक, और उनके अंदर क्या भरा होता है? स्टार्च, ठीक है ना। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? कोर्टेक्स की या वल्कुट वाले की बात कर ली, वल्कुट वाले रीजन की। अब एक और बात कर लेते हैं बेटा, एक क्षेत्र और होता है, थोड़ा सा याद रखना, अधस्तौचा जिसे बोलते हैं, अधस्तौचा जिसे कहते हैं बेटा हाइपोडर्मिस, ठीक है ना। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोडर्मिस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लेना क्या होता है अभी, अधस्तौचा या हाइपोडर्मिस। इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं बेटा, प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर या संरक्षी परत, ठीक है ना। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, होना चाहिए बेटा। संरक्षी परत या प्रोटेक्टिव लेयर भी इसी को कहते हैं, हाइपोडर्मिस भी कहता है। और होता क्या है यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में, तो ये संरचना बेटा, ठीक है ना। जब नई जो जड़ें होती हैं, नई नवेली जड़ें होती हैं, तो ये संरचना नई नवेली जड़ों की ही है बेटा। तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस का यहाँ पर क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन क्या होता है बेटा, क्या होता है जब पुरानी हो जाती है ना जड़ें, क्या हो जाती है? रूट जब है ना बहुत पुरानी हो जाती है, तो क्या होता है कि इसका जो एपिबिलेमा वाला भाग है, बाहरी परत है, ये घिस जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एपिबिलेमा वाला जो पार्ट होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जो ये कोर्टेक्स वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है बेटा? ये कोर्टेक्स वाला रीजन है बेटा, वल्कुट वाला। तो इसके 2 या 3 स्तर मिलकर, मैक्सिमम 3 स्तर, जैसे कि ये गोलाकार कोशिकाओं का 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, ये बहुत सारे स्तर है, तो इसके 1 या 2 स्तर मिलकर के इनमें क्या हो जाता है बेटा? सुबेरिन और पेक्टिन का जमाव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? सुबेरिन या पेक्टिन का जमाव हो जाएगा। किसका जमाव होता है? सुबेरिन या पेक्टिन नामक पदार्थों का स्थूलन या जमाव हो जाता है, सुबेरिन या पेक्टिन का जमा हो जाता है। कौन सी कोशिकाओं में बेटा? कोर्टेक्स की कोशिकाओं में। तो वहां पर जमा होने के बाद 2 या 3 स्तरीय परत, एक एक्स्ट्रा परत बन जाती है एपिबिलेमा के स्थान पर, क्योंकि एपिबिलेमा तो क्या हो चुकी बेटा? नष्ट हो चुकी। तो एपिबिलेमा के स्थान पर 2 या 3 स्तरीय परत बन जाती है, उस परत को कहते हैं बेटा हाइपोडर्मिस, ठीक है ना। तो याद रख लेना बेटा कि हाइपोडर्मिस जो पुरानी जड़ होती है उनमें पाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो एपिबिलेमा का क्या ले लेती है? स्थान ले लेती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। और ये प्रोटेक्टिव लेयर के समान कार्य करती है, संरक्षी परत होती है, कठोर हो जाएगी ना बेटा, सुबेरिन और पेक्टिन के जमाव के कारण से ये क्या हो जाएगी? कठोर हो जाती है। तो जो पुरानी जो जड़ें होती है उनके अंदर हाइपोडर्मिस पाई जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब कोर्टेक्स के बाद आगे बात करते हैं अपन, कोर्टेक्स के बाद बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। किसकी बात कर लेते हैं? एंडोडर्मिस की, ठीक है। एंडोडर्मिस यानी कि इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ त्वचा। एंडोडर्मिस यानी कि अंतस्थ त्वचा की अपन बात कर रहे हैं बेटा। अब होता क्या है कि कोर्टेक्स का जो सबसे निचला जो स्तर होता है, कोर्टेक्स का गोलाकार कोशिकाओं का जो सबसे निचला स्तर होता है, वहां की जो गोलाकार कोशिकाएं होती है वो ढोलकाकार हो जाती है और एक दूसरे से पास पास हो जाती है, यानी कि सटी हुई होती है। एक दूसरे से क्या होती है बेटा? सटी हुई होती है, पास पास हो जाती है, ढोलकाकार कोशिकाएं हो जाती है और पास पास हो जाती है। और किसका निर्माण करती है? एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। ये रेड कलर की लेयर दिख रही है ना बेटा, ये क्या है? एंडोडर्मिस है। क्या है बेटा? ये एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस का निर्माण कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? कोर्टेक्स की जो सबसे निचला जो स्तर होता है कोर्टेक्स रीजन का, उसकी जो कोशिकाएं होती है ढोलकाकार होकर के आपस में क्या हो जाती है? सटी हुई होती है, पास पास हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये कोशिकाएं क्या होती है बेटा? ढोलकाकार होती है, ढोलकाकार कोशिकाएं यहाँ पर होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें, ढोलकाकार कोशिकाएं होती है, एक स्तरीय परत होती है। ये एंडोडर्मिस क्या होती है? एक स्तरीय परत, केवल एक स्तर आता बेटा, केवल एक स्तर पाया जाता है एंडोडर्मिस का, ठीक है ना। एक और बात कर लेते हैं, एक स्तरीय परत होती है, इंपॉर्टेंट है, सुबेरिन का जमा होता है यहाँ पर। किसका जमा होता है? सुबेरिन का। और जो सुबेरिन का जमा होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पट्टियों के रूप में होता है। किस रूप में होता है? स्ट्रिप्स के रूप में, पट्टियों के रूप में होता है, स्ट्रिप्स के रूप में होता है बेटा, पट्टियों के रूप में। और इन स्ट्रिप्स को क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन पट्टिकाएं या कैस्पेरियन, समझा दूंगा अभी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं,
ठीक है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ढोलकाकार कोशिकाएं होती हैं उनमें, जैसे कि मैं बात करूं कि ये भाई ढोलकाकार कोशिका है, तो इनमें क्या होता है, पट्टियों के रूप में किसका जमा होता है, सुबेरिन का जमा, इस प्रकार से जमा हो जाता है सुबेरिन नामक पदार्थ का, ठीक है ना। तो इन स्ट्रिप्स को क्या बोलते हैं, केस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुबेरिन क्या होता है बेटा, ये वसीय प्रकार का पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है बेटा, वसीय या वैक्स, ठीक है ना। और वसीय पदार्थ होता होने के कारण, यानी कि जो वसीय जो पदार्थ होता है उसका बहुलक है ये सुबेरिन, क्या वसीय पदार्थों का बहुलक है। वैक्स लाइक, मोम के समान संरचना, तो ये जल प्रतिरोधी होता है, ठीक है ना। तो जिन कोशिकाओं में केस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है वहां से जल का आवागमन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो बेटा देखो यहाँ पर एंडोडर्मिस की कोशिकाओं पर किसका जमाव है, सुबेरिन का जमाव, और पट्टियों के रूप में, और ये पट्टियां क्या कहलाएंगी, इस तरह से ये जमाव हो गया किसका, सुबेरिन का, पट्टिकाओं के रूप में, ठीक है ना। और ये पट्टियां क्या कहलाती है, केस्पेरियन पट्टियां कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, केस्पेरियन पट्टियां। लेकिन अपन एक बात और कर देते हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है एंडोडर्मिस की जिन पर केस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती, यानी कि वहां पर सुबेरिन का जमाव नहीं पाया जाता है। किसका जमाव नहीं पाया जाता, सुबेरिन का जमाव नहीं पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती है बेटा, पैसेज सेल कहलाती है, मार्ग कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, मार्ग कोशिकाएं या पैसेज सेल, ठीक है ना। ये दिख रही है बेटा पैसेज सेल। अब ये पैसेज सेल कहां पर पाई जाती है, अपन जब अंदर की बात करेंगे, यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर बेटा जाइलम उपस्थित होता है। तो प्रोटोजाइलम जो होता है, मेटाजाइलम तो केंद्र की तरफ होता है क्योंकि एक्सार्च प्रकार का यहाँ पर जाइलम पाया जाता है। तो मेटाजाइलम तो अंदर है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, परिधि की तरफ। तो प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाली जो कोशिकाएं होती है ना एंडोडर्मिस की, प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाली जो कोशिका होती है एंडोडर्मिस की, वहां पर केस्पेरियन स्ट्रिप्स या सुबेरिन का जमाव नहीं होता है। जब सुबेरिन का जमाव नहीं होता है तो इन स्थानों से जल का आवागमन आसानी से हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो जब जल का आवागमन आसानी से हो जाएगा इन कोशिकाओं से, तो ये कोशिकाएं कहलाएगी मार्ग कोशिकाएं या फिर पैसेज सेल कहलाती है। तो ये पैसेज सेल को भी याद रख लेना। एंडोडर्मिस की ऐसी कोशिकाएं जिनसे सुबेरिन का जमाव जिनमें नहीं होता है, पैसेज सेल कहलाती है। तो जल का आवागमन अंदर तक हो जाता है। बेटा अगर पूरा केस्पेरियन स्ट्रिप से भर जाता, एंडोडर्मिस पर पूरी कोशिकाओं पर अगर केस्पेरियन स्ट्रिप्स बन जाती, यानी कि सुबेरिन का जमाव हो जाता, तो फिर जाइलम तक क्या जल पहुंच पाता। भाई ये जो जड़ें होती है वो किसके संवहन का कार्य करती है, जल के संवहन का कार्य करती है ना, मुख्य कार्य तो है। फिर यहाँ पर जड़ में जब जल आ जाता है तो तने पर जाता है, तने से शाखाओं से होता है, पत्तियों तक जल पहुंचता है, ठीक है ना। तो जल का संवहन होता नहीं होता, इसलिए प्रकृति ने क्या बनाया, पैसेज सेल का भी निर्माण किया, ठीक है ना बेटा। तो अपन जानते हैं कि रूट हेयर से होता हुआ जल कहाँ आता है, कोर्टेक्स में। अपन फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सीनियर सेकेंडरी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट हेयर से होता हुआ, कोर्टेक्स से होता हुआ जल यहाँ तक आता है, केस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है वहां से तो नहीं आ सकता अंदर की तरफ, पर यहाँ पर पैसेज सेल होती है। तो पैसेज सेल से प्रोटोजाइलम में आ जाता है, फिर मेटाजाइलम में आ जाता है। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सुबेरिन का जमा होता है पट्टियों के रूप में, केस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है बेटा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे एंडोडर्मिस के बाद कौन सा, पेरीसाइकल वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो पेरीसाइकल को पढ़ेंगे। तो इसके बाद अपन बात कर लेते हैं पेरीसाइकल वाले क्षेत्र की, ठीक है बेटा। पेरीसाइकल, ठीक है। तो चौथा जो रीजन है वो है पेरीसाइकल, ठीक है। पेरीसाइकल जिसे बोलते हैं परिरंभ, क्या बोलते हैं, परिरंभ, ठीक है, पेरीसाइकल, ठीक है। तो एंडोडर्मिस, जिस प्रकार से एंडोडर्मिस की पूरी एक वलय है, एंडोडर्मिस की एक स्तरीय वलय है, वैसे कि वैसे एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की ओर एंडोडर्मिस से सटा हुआ एक लेयर और पाई जाती है जो कि ढोलकाकार कोशिकाओं से बनी होती है। ये लेयर भी किससे बनी होती है, ढोलकाकार कोशिकाओं से, ढोलकाकार सेल से, और इन पर कोई सुबेरिन वगैरह का जमाव नहीं पाया जाता। ये कोशिकाएं मर्दूतकीय होती है बेटा, क्या होती है, मर्दूतकीय कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। ढोलकाकार कोशिकाएं होती है, मर्दूत की कोशिकाएं होती है, और ये भी क्या होती है, एंडोडर्मिस के समान ही एक स्तरीय परत के रूप में पाई जाती है पेरीसाइकल, ठीक है ना। तो एक स्तरीय परत होती है, ठीक है ना। कौन सी कोशिकाओं से निर्मित, मर्दूत की कोशिकाओं से निर्मित। इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर, इसके जो कार्य हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। तो पहला कार्य, दो कार्य करते हैं ये। अच्छा बेटा, यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि अपन जब भी बीएससी वगैरह पढ़ते हैं या सीनियर सेकेंडरी के अंदर 11-12 अपन पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड लगता है मैटर, ठीक है बेटा। कंपटीशनों के अंदर बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जाता है। जब आप कंपटीशनों की तैयारी करोगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जाता है वहां पर। और आजकल क्या होता है,
कंपटीशनों में क्वेश्चन जो आते हैं वो अंदर तक से खींच के निकाले जाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना, बहुत अंदर तक के क्वेश्चंस दे देता है। अब जिसने बीएससी को अच्छे से डीपली पढ़ा होगा, जैसे कि अपन यहाँ पर डीप में जा कर पढ़ाते हैं, इसी तरह से जिसने 11-12 को भी अच्छे से पढ़ा होगा डीपली जा करके, तो वो कंपटीशन आज के टाइम पे फाइट कर पाता है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर हर चीज जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, उसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो कार्य है, 2 कार्य करता है। पहला कार्य ये आपको याद होना चाहिए और बता चुका हूं मैं, पार्श्वीय मूल का निर्माण, ठीक है। लेटरल रूट्स नहीं बनती क्या, पेरीसाइकिल की कोशिकाएं लेटरल रूट बनाती है, तो पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति यहीं से होती है, ठीक है ना। और अपन ने कहा था कि जो लेटरल रूट, अब बेटा लेटरल रूट कितनों को तो पता ही नहीं होगा लेटरल रूट क्या, पार्श्वीय जड़ याद है ना, मूसला मूल तंत्र के अंदर प्राइमरी रूट बनती है, प्राथमिक जड़ बनती है, फिर उससे वो सेकेंडरी रूट निकलती है, तो वो सेकेंडरी रूट जो निकली ना वहां पर, वही तो क्या है, लेटरल रूट है बेटा, क्या है, लेटरल रूट। फिर वो सेकेंडरी से टर्सरी भी निकल सकती है, तृतीयक प्रकार की जड़ है, ठीक है। तो पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति, और मैंने बताया था कि जो पार्श्वीय जो मूल की उत्पत्ति होती है वो क्या होती है बेटा, अंतरजात होती है, एंडोजिनस प्रकार की होती है, अंतरजात, ठीक है ना। अंतरजात का मतलब ये होता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, अंदर से हो रही है। अंदर कहाँ, पेरीसाइकिल, ये तो बहुत अंदर आ गया ना, है ना, जड़ का बहुत अंदर का भाग है पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल की कोशिकाएं विभाजन कर कुरा के क्या होती है, कर कुरा के एंडोडर्मिस को भेद कर, कोर्टेक्स वाले रीजन को भेद कर एपिथेलियम को भेद, तो वो बाहर निकल जाती है। तो वो किसका निर्माण हो जाता है, पार्श्वीय मूल का, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो इसकी उत्पत्ति तो क्या होती है, कैसे होती है उत्पत्ति बेटा, बहिर्जात, ठीक है ना, अंतरजात होती है, एंडोजिनस प्रकार की। अगर मैं बात करूं रूट हेयर की उत्पत्ति, मूल रोम की उत्पत्ति, तो बेटा ऊपर से तो हो रही है, एपिथेलियम की कोशिकाओं से बन जाती है, निर्मित हो जाती है। तो रूट हेयर की उत्पत्ति क्या हो जाएगी, बहिर्जात, एक्सोजिनस प्रकार की। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो बेटा ये संवहन एदा का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, पेरीसाइकिल संवहन एदा का निर्माण करती है। जब क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर, सेकेंडरी ग्रोथ याद है, डाइकोट जो रूट होती है उनके अंदर क्या पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ये आपने सीनियर सेकेंडरी में भी पढ़ा होगा, अपन यहाँ पर पढ़ेंगे इस पेपर के अंदर, तो वहां पर समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है बेटा, पेरीसाइकिल की जो कोशिकाएं होती है वो संवहन एदा का भी निर्माण करती है। तो ये पेरीसाइकिल के 2 कार्य हो गए इंपोर्टेंट, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, वेस्क्यूलर जोन, ठीक है बेटा, यानी कि संवहनी क्षेत्र, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है अपन का, कौन सा क्षेत्र बेटा, संवहनी क्षेत्र, ठीक है ना, जहां पर क्या पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम, यानी कि पेरीसाइकिल के अंदर वाला भाग, ठीक है ना, ठीक है बेटा, वेस्क्यूलर जोन कहलाता है, ठीक है ना। पेरीसाइकिल के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, वेस्क्यूलर जोन या संवहनी क्षेत्र। अब बेटा यहाँ पर जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे, तो अगर मैं जाइलम की सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जाइलम, तो यहाँ पर जो जाइलम होता है वो एक्सार्च प्रकार का होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो मूल के अंदर जो जाइलम पाया जाता है, जड़ के अंदर, वो एक्सार्च होता है, यानी कि बाह्य आदि दारुक, बाह्य आदि दारुक। अब बेटा ये बाह्य आदि दारुक क्या बला है, किसे पता है, एक्सार्च, बाह्य आदि दारुक। बेटा एक्सार्च का मतलब होता है कि अगर मैं ये वाला भाग ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है ना, रंभ वाला भाग, ठीक है ना, पेरीसाइकिल वाला भाग, तो होता क्या है, एक्सार्च में क्या होता है कि यहाँ पर जाइलम का जो विकास होता है परिधि से केंद्र की तरफ होता है, परिधि से केंद्र की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ। तो इस प्रकार से जब जाइलम का विकास होता है तो ऐसा जाइलम एक्सार्च प्रकार का जाइलम कहलाता है। जैसे कि अगर और अच्छे समझे तो यहाँ पर क्या होती है, जाइलम बनाने वाली कोशिकाएं होती है परिधि की तरफ। अब वो जाइलम बनाएगी, ठीक है ना, ये कोशिकाएं विभाजन करके जाइलमों का निर्माण करती है। अब ये कोशिकाएं विभाजन करती है तो बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाती है, और वो बनती बनती कहाँ तक आती जाती है, अंदर की तरफ, यानी कि कोशिकाएं जो बन रही है वो अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो कोशिकाएं बन बन के कहाँ पर आ रही, केंद्र की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ। तो जो नई कोशिकाएं होंगी वो तो कहाँ पर होंगी बेटा, परिधि की तरफ होगी, ठीक है ना। परिधि से बन बन के कहाँ पर जा रही है, केंद्र की ओर जा रही है। तो नई कोशिकाएं तो कहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि ये बना रही है ना बेटा, बना रही है, यहीं पर विभाजन इसी जगह पर हो रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर विभाजन हो रहे हैं, तो यहाँ से बना रही है ना, तो यहाँ पर तो विभाजन चल रहे हैं। और जो बनी है पुरानी जो कोशिकाएं वो इधर जा रही है केंद्र की तरफ, तो सबसे पुरानी कोशिका तो यहाँ पर आ गई, ठीक है ना, और नई कोशिका यहाँ पर ही रहेगी ना, ठीक है।
तो होता क्या है कि जो पुरानी कोशिकाओं में विभेदन के बाद जब जाइलम बनता है तो वो कहलाता प्रोटोजाइलम, क्योंकि अभी नई कोशिकाएं हैं वो और विभेदित होकर के क्या बना रही, जाइलम बना रही है, तो वो प्रोटोजाइलम कहलाती है। तो वहां पर क्या होता है, जाइलम वाहिनिकाएं और वाहिकाएं जो होती है वो उनकी जो गुहा होती है, गुहिका होती है, वो सक्रिय होती है। जबकि ये पुरानी कोशिकाएं हैं केंद्र के अंदर, अब ये पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है, ठीक है ना, पूरी तरीके से जाइलम बना चुकी है। तो इनके अंदर जो जाइलम वाहिनिकाएं और वाहिकाएं होगी, उनकी जो गुहा होगी वो चौड़ी होगी। तो ये जो जाइलम है ये क्या कहलाता है, मेटाजाइलम, ठीक है ना। तो केंद्र की तरफ कौन सा जाइलम पाया जाएगा, मेटाजाइलम, और परिधि की तरफ प्रोटोजाइलम, है ना बेटा। प्रोटोजाइलम के अंदर जो गुहिकाएं होंगी वो क्या होंगी, सक्रिय होंगी, और जबकि मेटाजाइलम के अंदर इसकी जो कोशिकाएं हैं बड़े आकार की होंगी, यानी कि गुहिकाएं चौड़ी होंगी। यानी कि संवहन का कार्य कौन ज्यादा करेगा, मेटाजाइलम, यानी कि केंद्रीय भाग संवहन का ज्यादा कार्य करेगा, जल के संवहन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये बाहर की तरफ जो कोशिकाएं दिख रही है छोटे आकार की, जिनकी गुहिका सक्रिय है, तो ये तो होगी प्रोटोजाइलम, ठीक है बेटा, प्रोटोजाइलम, ठीक है ना। और यहाँ पर जो केंद्र की तरफ बड़ी कोशिकाएं दिख रही है जाइलम की, वो हो जाएगी मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। अब जब इस तरह की एग्जार्च प्रकार से जब क्या बन रहा होगा, जाइलम का निर्माण हो रहा होगा, तो फिर यहाँ पर एक चीज बनकर आएगी ना बेटा, क्या बनकर आएगी, जैसे कि अपन ने वापस से ये स्टील वाला क्षेत्र ले लिया, ठीक है ना, वेस्कुलर वाला, तो ठीक है, तो यहाँ पर जो जाइलम होगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पर तो क्या होगा, प्रोटोजाइलम, और ये बड़ा जो क्षेत्र है वो क्या होगा, मेटाजाइलम वाला होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यही तो बना रखा है यहाँ पर, ये देखो, ये रेड कलर से बना रखा ना, ये जाइलम ही है रेड, ठीक है ना। तो ये अपन ने क्या पढ़ा बेटा, जो जाइलम होता है वो एग्जार्च प्रकार का होता है। एग्जार्च प्रकार का मतलब होता है परिधि से विकास होता है केंद्र की ओर। तो परिधि पर तो क्या होंगे, छोटे जाइलम होंगे, ठीक है ना, प्रोटोजाइलम, जिनकी गुहिका सक्रिय होगी, और जबकि केंद्र की तरफ, क्योंकि पुराना जाइलम होगा केंद्र की तरफ, तो इनकी गुहिका चौड़ी होगी, मेटाजाइलम कहलाता है। तो इस प्रकार से व्यवस्था होती है। तो आपको एग्जार्च समझ में आ गया होगा। जबकि तने में बेटा, तने में इसका उल्टा होता है, वो एंडार्च होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तने के अंदर क्या होता है बेटा, एंडार्च प्रकार का, अंत्य आदि दारुक प्रकार का, बिल्कुल इसका उल्टा। यानी कि वहां पर केंद्र में तो क्या होगा, प्रोटोजाइलम, छोटी कोशिकाएं, और जबकि परिधि की तरफ क्या होगा, वहां पर बड़ी कोशिकाएं, यानी कि मेटाजाइलम। तो इसका उल्टा होता है वहां पर। तो ये याद रखना, रूट के अंदर हमेशा एग्जार्च प्रकार का जाइलम होता है, जबकि तने में एंडार्च प्रकार का जाइलम होता है। तो बेटा ये चीज ध्यान में रह जानी चाहिए। और कैसे ध्यान में रखेंगे, RX, ये डॉक्टर लिखता है ना, फिर इसके बाद वो क्या लिखता है, मेडिसिन, उसका पता नहीं चलता, लेकिन RX कौन लिखता है, डॉक्टर लिखता है। R का मतलब हो जाएगा बेटा रूट, हो जाएगा रूट, और जो X है उसका मतलब हो जाएगा एग्जार्च। क्या हो जाएगा, एग्जार्च। तो रूट के अंदर क्या पाया जाता है, एग्जार्च प्रकार का जाइलम पाया जाता है। और उसको कैसे याद रखोगे, तने के अंदर कौन सा पाया जाता है, एंडार्च प्रकार का, तो वो STD है ना बेटा। पहले कोलिंग बूथ होते थे, STD, ठीक है ना, कोलिंग बूथ, ठीक है ना। तो STD, तो ST से तो क्या याद रख लोगे, स्टेम, स्टेम यानी तना, और D से क्या याद रख लोगे, एंडार्क, एंडार्क, ठीक है ना, एंडार्क, ठीक है। D से याद रह जाएगा ना, एंडार्क, D आ रहा है, एंडार्क, और ST से क्या याद रह जाएगा, स्टेम, यानी कि तने में एंडार्क प्रकार का जाइलम होता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, फ्लोएम भी पाया जाता है बेटा यहाँ पर, है ना बेटा, फ्लोएम। फ्लोएम में ज्यादा कुछ बात करने के लायक है नहीं कुछ ज्यादा, तो फ्लोएम यहाँ पर पाया जाता है बेटा। ये दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा, ये फ्लोएम है। क्या है ये जैसे कि यहाँ पर ये फ्लोएम है, ठीक है ना, परिधि की तरफ होता फ्लोएम, ठीक है। क्या कार्य करता है फ्लोएम का, क्या कार्य, भोजन के संवहन का कार्य करता है फ्लोएम, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, ये जाइलम का पुल और फ्लोएम का पुल जो संवहन पुल बनाता है, यानी कि वेस्कुलर जो बंडल होता है इसका, वेस्कुलर बंडल, ठीक है ना, वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर जड़ के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होता है वो हमेशा रेडियल प्रकार का या अरीय प्रकार का होता है, रेडियल प्रकार का, जिसे कहते हैं बेटा अरीय प्रकार का संवहन पुल। क्या कहते हैं, रेडियल या अरीय प्रकार का। होता क्या है कि यहाँ पर देखो बेटा, ये जो ग्रीन कलर से बनाया ना, ये फ्लोएम है, और रेड कलर से जाइलम है। तो यहाँ पर देखो बेटा, देखो फ्लोएम के बाद जाइलम, फिर जाइलम के बाद वापस फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, यानी कि एकांतर क्रम में कौन आ रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम आ रहे हैं। और इसी प्रकार से अलग अलग परिधि पर है, बाह्य परिधि पर तो फ्लोएम उपस्थित है, जबकि अंदर की तरफ परिधि पर क्या उपस्थित है, यानी कि एक परिधि पर नहीं होते हैं, जाइलम फ्लोएम अलग अलग परिधियों पर होते हैं। तो ऐसा जो
वेस्कुलर बंडल जो कहलाता है वो रेडियल प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहलाता है। यूनिवर्सल है बेटा, जड़ों के अंदर रेडियल प्रकार का क्या पाया जाता है, हमेशा और हमेशा रेडियल प्रकार का सबवेन पुल पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने वेस्कुलर जोन की बात कर ली है। अब होता क्या है बेटा, देखो यहाँ पर ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में गैप है ना बेटा, तो यहाँ पर भी कुछ कोशिकाएं पाई जाएंगी। तो यहाँ पर बेटा मर्दूत की कोशिकाएं पाई जाती है, पेरेनकाइमेटस, जिनकी भित्ति क्या होती है, पतली होती है, पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना, और कोशिकाओं से मिलकर बनता कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, क्योंकि बीच में गैप बेटा, यहाँ देखो ना, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में गैप है। ठीक है ना, तो वहां पर गैप कैसे बनेंगे, मर्दूत की कोशिकाओं से। तो वहां पर क्या बनाती है, कोशिकाएं मिलकर के संयोजी ऊतक बनाती है। ठीक है ना, अब बिल्कुल अगर सेंटर की बात करें, बिल्कुल अपन सेंटर में पहुंच जाए, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर बात करें अपन सेंटर की, तो ये जो सेंटर भाग कहलाता वो भी मर्दूत की कोशिकाओं से मिलकर बना था, पित्त कहलाता है, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में मज्जा। क्या बोलते हैं बेटा, पित्त या मज्जा कहलाता है। ठीक है ना, अब देखो डाइकोट जो रूट होती है उसके अंदर जो पित्त होता है या तो वो अनुपस्थित होगा या फिर अल्प विकसित होता है। क्या होता है बेटा, डाइकोट जो रूट होती है, द्विबीजपत्री जो जड़ होती है ना, उसके अंदर पित्त या तो कम होगा या फिर अनुपस्थित होगा, क्योंकि इसके अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो पित्त यहाँ पर क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। ठीक है ना बेटा, ये आप ध्यान रख लेना बेटा। ठीक है ना, तो ये अपन ने पूरा का पूरा किसकी संरचना पढ़ ली, जड़ की आंतरिक संरचना को। अब देखो धीरे धीरे आप बताते चलो, यहाँ पर ये क्या है बेटा, लीनियर डायग्राम है किसका, रूट की टीएस का, डाइकोट रूट की टीएस का, जबकि ये सेल्यूलर डायग्राम है, कोशिकाओं के रूप में बना रखा ना, तो ये सेल्यूलर कहलाता है, और ये रेखाओं के रूप में बना रखा लीनियर कहलाता है, रेखीय आरेख। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं तो ये जैसे कि सबसे बाहर की तरफ कौन सी परत, एपिबिलेमा है ना बेटा, एपिबिलेमा या एपिडर्मिस भी कहते हैं। ठीक है ना, एपिबिलेमा पाई जाएगी। ठीक है ना, और ये एपिबिलेमा पे क्या पाया जा रहा है, रूट पाए जा रहे हैं, रूट हेयर, मूल रोम पाया जा रहा है। इसके जस्ट एपिबिलेमा के अंदर कोर्टेक्स वाला रीजन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, बताते चलो बेटा। कोर्टेक्स पाया जाएगा। कोर्टेक्स की जो सबसे निचला जो स्तर होता है वो क्या बनाता है, सबसे जो निचला स्तर होता है एक स्तरीय परत बनती है, जिसको कहते हैं अपन एंडोडर्मिस। कहते हैं नहीं कहते हैं, तो ये बेटा एंडोडर्मिस हो गया। ठीक है ना, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ डोलकाकार कोशिकाओं से बना हुआ एक स्तरीय परत और पाई जाती है, क्या कहलाती है बेटा, पेरीसाइकिल। क्या कहलाती है, पेरीसाइकिल। ठीक है ना, परिरम। ठीक है ना, परिरम। अब आ जाता है अपन कौन से क्षेत्र में, वेस्कुलर क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये हो गया बेटा फ्लोएम, ग्रीन वाला क्या हो गया, फ्लोएम। तो फ्लोएम और जाइलम किस प्रकार से, रेडियल रूप से, सबवेन पुल यहाँ पर रेडियल प्रकार के होते हैं, अलग अलग त्रिज्याओं पर होता है। तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर एकांतर क्रम में पाए जाएंगे। और यहाँ पर बेटा क्या हो गया, ये रेड वाला, ये हो गया अपन का जाइलम। ठीक है बेटा, जाइलम एक्सार्च प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है, जाइलम एक्सार्च प्रकार का। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर परिधि की तरफ तो प्रोटोजाइलम होता है, जबकि केंद्र की तरफ क्या होता है, मेटाजाइलम। और बेटा जाइलम और फ्लोएम के बीच में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि संयोजी ऊतक, जो कौन सी कोशिकाओं से बने होंगे, मर्दूतकीय कोशिकाओं से, पेरेनकाइमेटस सेल से। ठीक है ना, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं। हिस्टोलॉजी में अच्छे से अध्ययन करना इनका कि भाई पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं क्या होती है ना बेटा, क्लोरेनकाइमा क्या होता है, सब पढ़ने वाले हैं अपन। और बीच में जब सेंटर की बात करें तो यहाँ पर भी मर्दूत की कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है ना, तो वो क्षेत्र पित्त कहलाता है, मज्जा कहलाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये अपन ने डायग्राम की भी स्टडी कर ली है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अपने नोट्स के अंदर इस डायग्राम को बना लेना बेटा। ठीक है ना, तो आपको जो नोट्स के अंदर जो लिखना है, जो मैंने पढ़ाया है ना बेटा, वही लिखना है। ठीक है ना बेटा, तो अच्छे से इन वीडियोस को देखो, इन लेक्चर्स को देखो। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।